अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको नोट्स चाहिए, फुल बुक नोट्स चाहिए फ़िज़िक्स के या केमिस्ट्री के, तो वो अवेलेबल है और आप लोग बायो में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक से मुझे डीएम करके नोट्स ले सकते हैं। लेक्चर की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू यूनिटी। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लिखते हैं एन से, और हमें पता है कि ये हमेशा या 1 से ग्रेटर होता है या क्या होता है इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या लिखते हैं ऐसे, ठीक है। मतलब इक्वल टू के लिए ये साइन डालते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, और ग्रेटर देन के लिए ये। तो इंडेक्स हमेशा 1 से ग्रेटर होता है और इक्वल होता है 1 के। अब अगर तो आप शुरू से लेक्चर लेते हुए आ रहे हो और आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी लेक्चर लिए हुए, तो आपके लिए बहुत इजी होगा इस चीज़ों को समझना और आपको आंसर भी इवन आता होगा। वैसे हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n=c/v, ठीक है। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है कि जब लाइट एक ये मीडियम कोई पड़ा हुआ है, ये मीडियम ऊपर जो है वो एयर है और नीचे फॉर एग्जांपल ग्लास शुरू हो गया या लिक्विड शुरू हो गया, ठीक है। ये ग्लास या आप लिक्विड कह लो। तो जब लाइट आएगी, एयर से आ रही है, तो वो आई उसकी स्पीड क्या थी, ऐसे ज़्यादा थी। जैसे ही ग्लास में एंटर हुई तो उसको जाना तो ऐसे चाहिए था ना, ऐसे सीधे ही जाना चाहिए, अपनी डायरेक्शन में रहना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे लाइट आके टकराती है वहाँ से हम ऐसे इमेजिनरी लाइन बना देते हैं ना, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ये आपको पता होगा। अब लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट जो है वो इधर को मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि एयर में उसकी स्पीड ज़्यादा थी, इधर उसकी स्पीड क्या होगी, कम। तो ये स्पीड है ऊपर वाले मीडियम की, क्योंकि ऊपर एयर था, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है लाइट की स्पीड, तो सी आया। नीचे हमें नहीं पता कितनी होती है, तो हमने v स्पीड लिख दिया कि वो कोई भी हो सकती है। अब वो कह रहा है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर आता है ना, वो हमेशा या तो 1 से ग्रेटर आएगा या 1 आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, 1 कब आता है, 1 कब आएगा, जब ऊपर मेरा मीडियम एयर है और नीचे मेरा ग्लास नहीं है, मतलब वो गैस है। अब आपको पता है कि एयर में पार्टिकल्स जो होते हैं, एयर भी गैस ही होती है, या वैक्यूम कह रहे हो, ऊपर वैक्यूम है। अब ऊपर वैक्यूम में, एयर नहीं कह रही मैं, वैक्यूम कह रही हूँ। ऊपर वैक्यूम है और नीचे क्या है, गैस है। ये दो मीडियम है मेरे, इनको चीज़ों को इग्नोर कर दो। ऊपर क्या है, वैक्यूम, नीचे क्या है, गैस। अब वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं होता, तो लाइट जैसे आ रही है उसी तरह आएगी, क्योंकि उसके रास्ते में कोई पार्टिकल नहीं है जो इससे टकराए और इसकी स्पीड को कम करे, नहीं है ना, क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं होता। गैस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो खुले खुले होते हैं, इतने खुले होते हैं कि लाइट आ रही है तो वो इन पार्टिकल से टकराएगी नहीं, अपनी डायरेक्शन में रहेगी। तो लाइट जो है ना वो इधर बेंड नहीं करेगी। मतलब अगर ऊपर वैक्यूम हो और नीचे गैस हो, तो लाइट की जो डायरेक्शन है, ये नॉर्मल होता है, वो उसी डायरेक्शन में रहती है, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, c/v होता है। ऊपर भी स्पीड जो है वो तेज़ ही रही है, नीचे भी स्पीड कम नहीं हुई, वो स्पीड तेज़ ही रही है, तो ये कट होके क्या आंसर देता है, 1। तो अगर मीडियम ये वाले हों तो फिर स्पीड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 आंसर देता है। लेकिन अगर क्या हो, ऐसा मीडियम है कि ऊपर तो वैक्यूम है लेकिन नीचे क्या है, नीचे लिक्विड आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े तंग होते हैं। वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल नहीं होता, स्पीड ऑफ लाइट जो है तेज़ी स्पीड से आई, किसी ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया है, नॉर्मल बनाया। अब यहाँ पर जैसी लाइट आएगी ना, तो लाइट ऐसे ऐसे आ रही थी, लेकिन रास्ते में ये पार्टिकल इससे टकराया, तो स्पीड जो है, मतलब उसकी डायरेक्शन स्पीड जो है वो कम होगी। फिर रास्ते में ये पार्टिकल मिल गया, फिर स्पीड और कम होगी। इसीलिए स्पीड कम होने की वजह से लाइट इधर को बेंड कर जाती है। तो अब फार्मूला क्या होता है, n=c/v, ठीक है। अब अगर जो ऊपर की स्पीड, जो स्पीड ऑफ लाइट है, उसका फार्मूला होता है 3 × 10⁸। ग्लास में गई या लिक्विड में गई तो स्पीड कम हो गई ना। जब स्पीड कम हुई तो कितनी कम हुई, 2 × 10⁸। अब आप आंसर देखो, 1 से ग्रेटर आ रहा है। ये हमने आंसर किया भी हुआ है, इसका मैंने क्वेश्चन का आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आंसर करवाया भी था लेक्चर देते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो आप लोग दोनों आंसर्स लिख सकते हो। मैंने एक ये आंसर लिखवाया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में फास्टर होती है, क्योंकि उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होता जो उसके साथ टकराए। तो देखो दोनों की सी स्पीड दोनों में, क्योंकि ऊपर वैक्यूम था, नीचे अगर एयर थी, तो दोनों में या गैस थी, तो दोनों में स्पीड सेम ही रही है, क्योंकि कोई पार्टिकल नहीं होता जो उससे टकराए, तो n1 आता है। लेकिन अगर नीचे मीडियम जैसे ग्लास हो गया या वाटर हो गया, तो स्पीड उसमें कम हो जाती है, क्योंकि एटम्स उसमें करीब करीब होते हैं, तो लाइट की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि एटम्स उसके साथ टकराते रहते हैं, ठीक है। तो आप ये आंसर भी लिख सकते हो, वरना आप लोग ये वाला आंसर भी लिख सकते हो। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको हमेशा ये बताता है कि लाइट कितनी स्लो हो रही है। देखो रिफ्रैक्शन का मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही क्या है कि लाइट इधर से आती है और वो अपने डायरेक्शन में नहीं रहती, या तो वो इधर बेंड कर जाती है,
ठीक है, हालांकि डायरेक्शन उसकी ये थी, या तो वो इससे आगे बेंड कर जाती है। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि किस तरह से, और वो बेंड क्यों करती है, जब लाइट की स्पीड स्लो होती है या ज़्यादा हो जाती है तभी बेंडिंग होती है ना, अपने डायरेक्शन पे ना रहना, मतलब या तो उसकी स्पीड कम होगी या बहुत ज़्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि कितनी कम हुई है या कितनी ज़्यादा हुई है। अगला क्वेश्चन है कि विच फिजिकल प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम। अब आपको पता है कि स्पीड डिक्रीज किस में होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन में ही बेंडिंग होती है, तो वो उसमें ही स्पीड होती है। सो रिफ्रैक्शन जब रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिक्रीजिंग स्पीड का, जब तक मटेरियल एक वैक्यूम होता है, वैक्यूम में कोई भी क्या होता है, पार्टिकल्स नहीं होते, तो लाइट जिस स्पीड से आ रही है उसी स्पीड पे रहती है, तो इसलिए उसकी स्पीड तेज़ होती है, कोई पार्टिकल नहीं है जो उसके साथ टकराए और उसकी स्पीड को कम करे। तो वैक्यूम में नो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, सो लाइट ट्रेवल एट इट्स फास्टेस्ट स्पीड। लेकिन कोई भी मटेरियल जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ये एम्प्टी नहीं होते, इनमें एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब लाइट इनमें से गुजरती है तो वो एटम्स मॉलिक्यूल्स उस लाइट के साथ जो होते हैं टकराते हैं और उसकी स्पीड को क्या कर लेते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि जब एटम्स, जैसे कि ये वैक्यूम है, इसमें कोई पार्टिकल है नहीं, तो स्पीड कोई पार्टिकल नहीं है जो लाइट के साथ टकराए। लेकिन जैसे ही ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइट इसमें एंटर होगी तो ये देखो टकराएगी, इसके साथ टकराई, इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, दोबारा से एमिट किया यहाँ से, तो फिर ये इसकी स्पीड कम हो गई, फिर दोबारा एक पार्टिकल आ गया, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, दोबारा एमिट किया, तो फिर मतलब टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगा, इसमें टाइम लगता है, तो स्पीड कम हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ पाउडर टेक द शाइन ऑफ अ पर्सनस नोज। बहुत इजी क्वेश्चन है कि जब आप मेकअप करते हो और समर्स में जब आपके फेस पे थोड़ा थोड़ा ऑयल आना शुरू हो जाता है और आप जैसे ही फेस पाउडर लगाते हो तो वो ऑयल गायब हो जाता है, उसकी रीज़न देनी है। शाइन ऑन नोज़ इज़ ड्यू टू ऑयल और स्वेट। जो शाइन आपके नोज़ पे आती है ना, वो ऑयल निकल रहा होता है या पसीना होता है स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से लाइट आती है और रोशनी जो भी होती है सूरज से, वो आएगी उस नोज़ पे, जो भी ऑयल स्वेट है उससे टकरा के वापस चली जाएगी, तो शाइनी लग रहा होता है, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जब हम उसके ऊपर पाउडर लगाते हैं तो पाउडर क्या करता है, उस ऑयल को या जो पसीना आया हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो अब वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अब उसको क्या करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट क्या होता है, ऐसे ये पसीना पड़ा या ऑयल था, लाइट आई, ऐसे टकरा के गई। लेकिन जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब पाउडर हो गया, उसने सारा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लिया जो लाइट को रिफ्लेक्ट करा था, अब ऑयल नहीं है, तो अब लाइट आएगी तो स्कैटर हो जाएगी, इधर फैलेगी, इधर फैलेगी, इधर फैलेगी, मतलब उसको फैला देगा, स्कैटर कर देगा, इसलिए हमें मैट स्किन नज़र आती है, शाइनी नज़र नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई एन ऑब्जेक्ट इन वाटर ऑलवेज अपीयर टू बी एलिवेटेड टू इट्स रियल डेप्थ। क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा अक्सर कि ऐसे कोई भी तालाब बना लिया मैंने, बड़ा तो नहीं बना सकती, अब इसमें पानी है, अब होता क्या है कि जो फ़िश होती है ना वो एक्चुअली में नीचे होती है, लेकिन वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही होती है, हमें नज़र आता है कि ऊपर है, पानी के बिल्कुल करीब है, जबकि वो नीचे होती है। तो वो क्यों उठी हुई नज़र आती है, अपनी हाइट से, अपनी ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन है उससे ऊपर नज़र क्यों आती है, उसकी रीज़न देनी है। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो वाटर में है तो वो लोग एलिवेटेड ऊपर नज़र आता है, अपनी रियल डेप्थ मतलब जितनी उसकी ओरिजिनल गहराई है उससे ऊपर नज़र आता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से। लाइट ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर, क्योंकि जब लाइट वाटर से एयर में जाती है, अब लाइट क्या जा रही है, देखो ऐसे जा रही है ना, नीचे क्या है वाटर, ऊपर क्या है एयर, तो लाइट जो है वो, अब क्वेश्चन में ना ये कहा गया है अब कि वाटर के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है ना वहीं से लाइट जाती है दूसरे मीडियम में। तो आप ये कहोगे ना हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि ऊपर से नीचे आती है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के अंदर पड़ा हुआ है, फ़िश यहाँ पड़ी हुई है, तो अब यहाँ से लाइट जो है वो जा रही है, यहाँ पे आके टकराई, ये नॉर्मल है, और जाना उसको क्या चाहिए था, इधर सीधा अपने डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि वो नॉर्मल से इधर को चली जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था लेकिन वो नॉर्मल से इधर को मुड़ रही है, और इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट यहाँ के बजाय ऐसे ऊपर उठा हुआ नज़र आ रहा होता है, क्योंकि हमें लगता है कि लाइट जहाँ से आ रही है ना वहीं पर ऑब्जेक्ट पड़ा है। फॉर यहाँ पे छोड़ा नीचे बना लिया, वहीं पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हमें लगता है उसी डायरेक्शन में है, लेकिन लाइट बेंड कर जाती है। अब ये नॉर्मल से अवे क्यों गई, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जब लाइट वाटर क्या होता है डेंसर,
क्योंकि इसमें पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं। लिक्विड है ना, और ऊपर क्या है, एयर। एयर क्या होती है, गैस। गैस में पार्टिकल्स खुले खुले होते हैं, तो ये क्या होता है, रेयर। जब भी डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। ओके, और आप इसका आंसर पढ़ लेना, सेम यही लाइन्स लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ लोअर फॉर एयर एट हाई टेम्परेचर, एक्सप्लेन। क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एयर हॉट होती है तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कम क्यों होता है। तो सबसे पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लिया, n इज़ इक्वल टू C/V। साथ हमने डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लिया कि डेंसिटी जो होती है उसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। सॉरी, V स्पीड है, तो स्पीड के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि नीचे वाली चीज़ के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अब हम कह रहे हैं व्हेन एयर इज़ हॉट इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ लोअर बिकॉज हॉट एयर इज़ लेस डेंस। क्योंकि जब एयर हॉट होती है तो वो फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ा है, तो उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे अगर डेंसिटी कम हो गई तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर स्पीड इंक्रीज़ हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो अगर स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्चुअली में ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा लिखा था, इन एक्चुअल रीज़न ये है, जो मेन रीज़न है कि आपको पता है कि जब एयर हॉट होती है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, सॉरी, उसका डेंसिटी कम हो जाती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है डेंसिटी के साथ। मतलब अगर डेंसिटी कम हुई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो कम हो गया ना, तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख लेना और साथ ये लगा देना, ठीक। और कम क्यों होती है, क्योंकि देखो जब एयर के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे पड़े हुए थे, जब एयर हॉट हुई तो उनको एनर्जी मिली, अब वो क्या चले गए, ऐसे दूर दूर चले गए, तो अब डेंसिटी क्या है, कम हो गई। अच्छा, रेनबो नज़र कैसे आता है, जो एक पानी की ड्रॉपलेट, पानी की बूंदें जो होती हैं, जब सूरज की अक्सर रेनबो कब नज़र आती है, जब बारिश हो रही है और साथ सूरज भी निकला हो। तो वो इसलिए क्योंकि जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके अंदर जब सूरज की रोशनी जाती है तो उसकी वजह से 3 प्रोसेस होते हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होती है। तीनों आपने पढ़े हुए हैं, ये तीनों प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से रेनबो बन जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या डबल रेनबो भी बनती है। हाँ, तो अगर जो सूरज की रोशनी है वो इसके अंदर डबल रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, डबल रिफ्लेक्ट हो जाए तो फिर डबल रेनबो बन जाती है। और इसको ना डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। बेसिकली आपके अंदर जो तीसरा प्रोसेस हुआ था ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर वो 2 दफ़ा हो जाता है तो फिर उसकी वजह से 2 रेनबो बनती है और उसको डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और उसमें होता क्या है कि जो रेंज होती है वो उल्टे ऑर्डर में होती है। उल्टा ऑर्डर क्या होता है, रेड जो होगा सबसे नीचे होगा और वायलेट जो होगा सबसे ऊपर। आम रेनबो में क्या होता है, रेड सबसे ऊपर होता है और वायलेट सबसे नीचे होता है। तो जब सेकंड रेनबो बनती है तो उसमें सारे ऑर्डर्स जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, और ये थोड़ी सी फेंट होती है, तो इसकी रोशनी ज़्यादा नहीं होती। और अब ज़्यादा क्यों रोशनी नहीं होती, क्योंकि इसमें ना सेकंड रिफ्लेक्शन हुई है, डबल रिफ्लेक्शन हुई है ना, तो उसकी वजह से रोशनी जो होती है वो ज़ाया हो जाती है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें थी, नहीं लिखी हुई है। ओके, अ डबल रेनबो फॉर्म्स व्हेन सनलाइट रिफ्लेक्ट ट्वाइस। डबल रेनबो कब बनती है, जब जो सनलाइट है वो 2 दफ़ा रिफ्लेक्ट हो जाए रेन ड्रॉप्स के अंदर, जिसको डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेकंड रिफ्लेक्शन जो होगी और वो रिवर्स कर देती है कलर्स ऑर्डर को। और सेकेंडरी रेनबो जो होती है वो फेंटर होती है देन प्राइमरी वन से, क्योंकि लाइट जो होती है लोस्ट हो जाती है, सेकंड रिफ्लेक्शन होती है। अब अगला क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था साथ ही कि क्या ट्रिपल रेनबो भी बनती है। तो यस, ट्रिपल रेनबो पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर केस है ये, और वो इतनी ज़्यादा फेंट होती है। देखो सेकंड वाली इतनी फेंट है, तो थर्ड बनेगी तो वो तो बहुत ज़्यादा फेंट होगी। और ये कब बनेगी, जब 3 दफ़ा रिफ्लेक्शन होगी। तो ये बनती है जब सनलाइट जो है वो अंडरगो 3 इंटरनल रिफ्लेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कैन यू फोटोग्राफ अ वर्चुअल इमेज, एक्सप्लेन। अब वर्चुअल इमेज के बारे में पूछा गया। वर्चुअल इमेज, अब देखो आप अपना शीशे में जब चेहरा देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि शीशे के अंदर आपका चेहरा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता ना, मिरर के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो ये वर्चुअल इमेज होता है जो सिर्फ दिखाई दे रहा होता है और एक्चुअल में होता नहीं है, इसलिए हम ना इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम कहीं प्रोजेक्ट नहीं होता। और लेकिन जो कैमरा होता है वो इसकी पिक्चर बना सकता है,
ठीक है। तो वो यही पूछ रहे हैं कि वर्चुअल चीज़ों के जो इमेजेस होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, कि उनकी इमेज बन सकता है। तो कैमरा देखो आपकी पिक्चर बना देता है, या मिरर वाली भी पिक्चर जो होती है वो बना देता है। ठीक है, आपने देखा होगा मिरर सेल्फी लेते हो, मिरर के सामने आप कैमरा रखते हो तो वो आपकी फ़ोटो बना लेते हैं ना। तो वर्चुअल की पिक्चर भी बन रही है। अब ये हुआ कैसे कि जो मिरर से ना क्या आ रही है, लाइट आ रही है। अब कैमरे के अंदर हमने ये कैमरा वाला पूरा पढ़ा हुआ टॉपिक कि उसके अंदर क्या होता है, लेंस होता है। वो लाइट रेस उस लेंस के अंदर जाती हैं। अब लेंस जो है उस लाइट को आगे से क्या करता है, बेंड करता है, सब पड़ा हुआ है। लाइट उस कैमरे वाला अगर आपने टॉपिक लिया, वहाँ से लेंस उसको लाइट को बेंड करके एक जगह पे इकट्ठा कर रहा था और फिर इमेज बना रहा था। अब वो इमेज जो है वो हमेशा उल्टा बनता है, और ये जो कैमरे के अंदर सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो उसको सीधा बना रहे होते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पर बना नहीं सकते, लेकिन ये होता है कि आईज़ और कैमरास जो होते हैं उनके पास लेंसेज होते हैं। वो लेंस जो होते हैं लाइट रेस जो आ रही होती हैं उस इमेज से निकल के उसको बेंड करके उसकी इमेज बना देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कैमरा से वर्चुअल इमेज जो है उसकी फ़ोटो या हम पिक्चर ले सकते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं। वर्चुअल इमेज इज़ वन डैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन बिकॉज लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली मीट देयर, क्योंकि इनकी लाइट रेज मीट ही नहीं करती। जहाँ मीट ही नहीं करती तो इमेज भी नहीं बनता। लेकिन कैमरा स्टिल उसको कैप्चर करता है, क्योंकि कैमरा जो लेंस जो होते हैं कैमरा के वो बेंड करते हैं उस लाइट को, जैसे हमारी आई करती है। और जब हम मिरर में देखते हैं, वही एग्जांपल दी हुई कि आप मिरर में देखोगे आपका इमेज वर्चुअल होता है, लेकिन कैमरा जो होता है उसको कैप्चर कर लेता है। सेकंड क्वेश्चन अगला है कि व्हाट इज़ मेंट बाय नेगेटिव मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, बड़ा करके दिखाना। पॉजिटिव है तो मतलब ऑब्जेक्ट या इमेज जो है सीधा है। नेगेटिव का मतलब है कि इमेज जो है वो नेगेटिव उल्टी बन रही है। तो नेगेटिव बड़ी बन रही है लेकिन उल्टी, मीन्स इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन, मतलब उल्टी है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट सीधा है लेकिन इमेज बड़ी बन रही है लेकिन उल्टी बन रही है। तो मैग्नीफिकेशन का देखो m लिखते हैं, अगर +2 हो तो पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन है, -2 है मतलब नेगेटिव है। मतलब इमेज जो है वो 2 टाइम्स बड़ा है लेकिन उल्टा भी है, माइनस ये बता रहा है। क्वेश्चन 9 है, कैन अ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास बी कंसीडर्ड एज अ लेंस ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ, इफ़ येस वेयर डज इट फॉर्म एन इमेज। देखो इस चीज़ को ना मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको कि हमारे जितने भी लेंसेज होते हैं वो 2 तरह के लेंस पड़े हुए थे। एक ऐसा होता है, इसकी सरफेस ऐसे कर्व्ड होती है जिसकी वजह से लाइट बेंड करता है। ये दूसरा ऐसा था, इसकी भी सरफेस देखो कर्व्ड होती है जिसकी वजह से लाइट को बेंड करता है। तो मतलब लाइट इसमें से आती है, इसको फैला देता था ये लाइट को। ये ऐसा है जो पैरेलल लाइट्स जितनी भी रेज़ आ रही हैं उन सारों को एक पॉइंट पे क्या करता है, ये बेंड करके इकट्ठा करता है। जहाँ पे ये इकट्ठा करता है वहाँ पे इमेज बनती है और इसी को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है। और अब आप देखो कि ये सारे ये अगर फैला देता है तो हम इमेज तो बनानी है ना, तो इमेजिनरी रेस को इकट्ठा करके हम यहाँ पे फोकल लेंथ बना देते। मतलब जो लेंसेज होते हैं वो डाइवर्ज भी करते हैं और कन्वर्ज भी करते हैं। ये डाइवर्ज कहते हैं फैला देने को, कन्वर्ज कहते हैं इकट्ठे करने को। सब आप पढ़ चुके हो, पढ़ने के बाद इधर आ रहे हो, लेक्चर्स आपने लिए हुए हैं। मतलब लेंस जो है वो कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। और फिर इमेज जो होती है वो वहीं पर बन रही होती है। इसका अच्छा इमेज बनाते हैं, उसकी फोकल लेंथ होती है, ये सब लेंसेज में होता है। वो पूछ रहे हैं कि जो फ्लैट ग्लास होता है, फ्लैट ग्लास टैब आप बिल्कुल ऐसे होता है, इस पर कोई कर्व सरफेस नहीं है, तो ये लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं करेगा जैसे ये दोनों करते हैं। तो इसकी कोई फोकल लेंथ भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे सारी कन्वर्ज किया इसने रेस को वो फोकल लेंथ है, जहाँ पे डाइवर्ज किया और वो इसकी फोकल लेंथ है। तो ये तो नहीं कर रहा, तो इसके तो कोई फोकल लेंथ नहीं है। इसमें क्या आती है लाइट, जो इसमें देखो पैरेलल आई थी, इसमें भी पैरेलल आई थी, बाद में कन्वर्ज हुई ना। इसमें पैरेलल आती है और पैरेलल ही रहती है, ना उसको कन्वर्ज करता है ना ये उसको डाइवर्ज करता है। ठीक है, और इसीलिए जब इमेज ही नहीं बन रहा तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या रहती है, वो इनफाइनाइट ही रहती है। इसमें तो फोकल लेंथ होती है ना, तो इसमें इमेज ही नहीं बन रहा तो इनफाइनाइट रहती है, क्योंकि रेस जो है वो एक पॉइंट पे इकट्ठी होंगी ही नहीं कभी, क्योंकि ये उसको बेंड ही नहीं कर रहा, ये उसको बेंड करके इकट्ठा करता है, ये बेंड ही नहीं कर रहा। तो इसीलिए ऐसी जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, उनकी इमेज भी वहीं पर बनती है। और इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, सीधी बनती है, और जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतनी ही बनती है। तो ये सब फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास कैन बी कंसीडर्ड एज अ लेंस विद इनफाइनाइट, उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि वो बेंड नहीं कर रहा लाइट रेस को, ना उनको मोड़ है, ना उनको कन्वर्ज कर रहा है, ना उनको डाइवर्जेंस कर रहा है, ना डाइवर्जेंस हो रही है ना कन्वर्जेंस हो रही है। तो इमेज जो है इज़ फॉर्म्ड एट द सेम पोजीशन एज ऑब्जेक्ट, और वो क्या होगा, वर्चुअल होगी, अपराइट होगी और सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी लेंगे।
लेंस का काम क्या होता है हमें पता है, वो लाइट को बेंड कर देता है, ये पता है ना हमें। अब बेंडिंग क्यों होती है? क्योंकि मीडियम बेंडिंग कब होती है? रिफ्रैक्शन में भी आपने पढ़ा हुआ है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जब ऊपर वाला मीडियम कोई और नीचे कोई और हो, जिसकी वजह से लाइट बेंड होती है ना, ठीक है, यही वजह है। तो बेंडिंग की तो ये कंडीशन है। तो लेंसेज में भी लाइट बेंड हो रही है, तो उसमें भी इसी वजह से, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के चेंज होते हैं। ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई और है, नीचे वाले का कोई और है। तो जब आप लेंस को पानी में डाल देते हो, ठीक है, अब आपने लेंस को क्या कर दिया, पानी में डाल दिया। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि जब मेरा लेंस एयर में पड़ा हुआ है, इसके इर्द गिर्द क्या है, एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, और जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया था, उसका होता है, ये जो ग्लास लेंस बना हुआ है 1.5। तो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, मतलब 1.5 माइनस 1 करो, 0.5 का डिफरेंस है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, इसीलिए ये लाइट को ज़्यादा बेंड करता है। एयर में पड़ा हो तो लाइट को क्या करता है, ज़्यादा बेंड कर देता है। लेकिन जब मैंने इस लेंस को उठा कर क्या कर दिया, पानी में डाल दिया। अब वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 होता है, और लेंस का कितना पड़ा है, 1.5। अब इनका डिफरेंस मैं अगर निकालूं तो 1.5 माइनस 1.33 कितना निकलेगा, 0.17, जो कि क्या है, छोटा है। 0.1 डिफरेंस है ना बेसिकली, इसका 0.17 है और इसका 0.5 था। तो ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है, बहुत छोटा डिफरेंस है। तो अब जो ये लेंस है ये ज़्यादा बेंड नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंस कम आया ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जितना ज़्यादा होता है उतनी बेंडिंग होती है। तो अब बेंडिंग कम हो जाएगी। तो जो लेंस ऐसे जल्दी से रेस को बेंड करके एक पॉइंट पे मिला रहा था, कन्वर्जेंस जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी, अब क्या होगा, बेंड कम करेगा, तो वो देर से कहीं जाके एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। तो कन्वर्जेंस क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इसमें जो है जहाँ पे ये इकट्ठी होती है ना, वो फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ क्या है, थोड़ी है, इसमें अब फोकल लेंथ क्या होगी, ये बढ़ गई है। और एक चीज़ आपको एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो चीज़ों को ऐसे जूम करके दिखाता है, इसको अगर आप एयर में ही, मतलब अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखो तो वो बहुत बड़ी बड़ी नज़र आती हैं, जूम अच्छा करता है। लेकिन जब आप इसी मैग्नीफाइंग ग्लास को पानी के अंदर डाल दोगे तो अब ये जूम कम करके दिखाएगा, ठीक है। तो क्योंकि उसकी फोकल लेंथ जो होती है बढ़ जाती है, जूमिंग इफेक्ट कम हो जाता है। आई होप कि इसका मेन कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अ लेंस बेंड रिफ्रैक्ट लाइट बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन रिफ्रैक्टिव लाइट। लेंस जो होता है लाइट को बेंड ही तब करता है जब डिफरेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अच्छा हो। ठीक है, ये आप पढ़ लेना एक दफ़ा। अब देखो लिखा हुआ है दिस डिफरेंस बिकम स्मॉलर सो लेंस बेंड लाइट रेज लेस बिकॉज फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इससे ही रिलेटेड है कि व्हेन यू ओपन योर आइज़ इन अ वाटर व्हाई द थिंग्स लुक ब्लरी। ठीक है, आप पानी में चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें ब्लरी नज़र आती हैं, क्योंकि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आई के करीब ही होता है, ठीक है। वही सारी बात है, आई उसको ज़्यादा बेंड नहीं कर पाती, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, तो इसीलिए इमेजेस जो होती हैं वो क्लियरली नहीं बन पाती रेटिना पे। आपने पढ़ा हुआ है कि इमेज जो होती है आई के अंदर रेटिना पे बनती है। एवेल्यूएट द स्टेटमेंट दैट अ रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज होता क्या है, जब लाइट रेज एक्चुअली में एक पॉइंट पे इकट्ठी हो तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। अब जैसे ये लेंस है वो वाकई सारी रेस को एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है बेंड करके इस पॉइंट पे, तो ये इमेज क्या बनता है, रियल। लेकिन जो ये वाला लेंस होता है ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता था, तो ये मीट ही नहीं करी तो इमेज नहीं बनता। फिर हम पीछे इनकी इमेजिनरी लाइंस को ऐसे खींचते थे और उनको एक पॉइंट पे इकट्ठा करते थे, तो ये रियल इमेज नहीं है, ये रियल इमेज है, रेज वाकई में मीट कर रही हैं। असल में जब इमेजेस से रियल इमेज बनता है ना, तो जो लाइंस जो रेज आपस में मिल रही हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इसकी वजह से इमेज जो होती है वो उल्टी बनती है हमेशा, ठीक है। जैसे कनकेव मिरर है ना, कनकेव इसी तरह लेंसेज होते हैं ना, इसी तरह मिरर्स भी होते हैं, कनकेव कन्वेक्स मिरर्स। तो उसमें अगर आप एक कैंडल को सामने रख दो तो आप देखोगे कि जो वो कैंडल का जो इमेज बन रहा होगा ना वो उल्टा बन रहा होगा। तो द रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली, एक तो लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं तो इमेज बनता है, और वो क्रॉस भी कर जाती है आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस और रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर, या बेशक वो लेंस से पास हो या फिर वो किसी मिरर से हो। इस क्रॉसिंग की वजह से इमेज जो होती है वो उल्टी बनती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आर्ग्यू अबाउट द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग एज ऑप्टिकल और नॉट। ये हमने पढ़ा भी था ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में। बेसिकली देखो क्या होता है, लेंस क्या करता है, लेंस लाइट को ऐसे बेंड करता है ना,
और ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है कि इसमें भी ना ऐसे ये एक स्ट्रेच स्पेस टाइम जो है आपने पढ़ा हुआ, आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये स्पेस टाइम बनाया था, ठीक है, और ये एक से इलास्टिक मटेरियल का बना होता है। इसके ऊपर जब बड़ा सा एक गैलेक्सी या कोई भी ब्लैक होल मतलब बड़ा मटेरियल रख देते हैं तो वो ऐसे इस ये इलास्टिक होता है, इसके ऊपर डेंट डाल देता है, मतलब इसकी इर्द गिर्द की चीज़ों को ऐसे क्या कर देता है, बेंड कर देता है। जैसे गाड़ी पे मुक्का मारो डेंट डल जाता है ना, इसी तरह ये होता है। फिर इससे पीछे पड़ा हुआ जो गैलेक्सी है उससे स्टार्स या गैलेक्सी से क्या आती है, लाइट आती है। लाइट आ रही थी, सीधी आ रही थी, सीधी आ रही थी, उसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अब आप देखो इसमें भी लाइट बेंड हुई है, लेकिन क्या यहाँ पे लेंस पड़ा हुआ है, नहीं, यहाँ पे लेंस की वजह से नहीं होती। यहाँ पे जो लाइट को बेंड कर रहा है वो ग्रेविटी है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से यहाँ पर क्या हुई है, बेंडिंग हुई है, क्योंकि स्पेस टाइम जो होती है उस पर बड़ा मटेरियल रखने की वजह से उस पर डेंट डल जाता है, जिसकी वजह से लाइट आती है तो वो बेंड हो जाती है। और ये सारा क्लासिकल नहीं था, मतलब न्यूटन ने तो कहा था कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो सकता, लाइट को ग्रेविटी इफेक्ट कर ही नहीं सकती, बेंड कर ही नहीं सकती, क्योंकि लाइट का कोई मैस नहीं होता और ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि मैस पे डिपेंड करती है। ये सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने, तो क्लासिकल तो ये है नहीं। तो ऑप्टिकल ना ये ऑप्टिकल है ना ये क्लासिकल है। ऑप्टिकल लेंसिंग में क्या होता है, लाइट बेंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास और ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मतलब कि लेंस से लाइट बेंड होती है या फिर किसी भी मिरर से लाइट बेंड हो सकती है। लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग में लाइट बेंड होती है क्योंकि स्पेस टाइम कर्व्ड हो जाती है अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट्स। और कहाँ से कर्व होती है, अगर कोई मैसिव बड़ा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ लाइक स्टार्स, गैलेक्सीज, सन्स, ब्लैक होल, ये सारी चीज़ें। और ये आइडिया जो था वो आइंस्टाइन थ्योरी ने दिया था, नॉट फ्रॉम क्लासिकल ऑप्टिक्स, क्लासिकल से नहीं है ये। मतलब फिज़िक्स दो तरह की होती है, एक क्लासिकल है और एक जो है वो रिलेटिविटी है, फिर मॉडर्न है, बहुत सी फिज़िक्स हैं। तो ये क्लासिकल का कंसेप्ट नहीं है। क्लासिकल वो है जो बहुत पुरानी फिज़िक्स चलती आ रही है, जैसे न्यूटन्स की है। ये लगता है कि ऑप्टिकल लेंसिंग की तरह है, लेकिन इसका कोर्स जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पेक्ट द रीज़न फॉर द कर्व्ड सीलिंग ऑफ स्कूल हॉल्स, कि जो सीलिंग्स होती है स्कूल हॉल्स में कर्व क्यों रखी जाती है। सिंपल सी रीज़न है, कर्व्ड इसलिए रखी जाती है ताकि साउंड आए, वो टकराए और हर जगह जो है वो इवनली फैल जाए। तो द सीलिंग ऑफ साउंड हॉल्स आर कर्व टू इम्प्रूव साउंड क्वालिटी बढ़ाने के लिए। इट हेल्प्स इन इवनली स्प्रेडिंग सराउंड साउंड अक्रॉस द हॉल, और ताकि सारी आवाज़ जो है वो बराबर से फैल जाए हॉल में, सो डैट एवरी वन कैन हेयर क्लियरली, और हर एक को आवाज़ सही से सुनाई दे। वेदर दे आर सिटिंग इन फ्रंट और एट बैक, बेशक वो आगे बैठे हुए हैं या पीछे बैठे हुए हैं। इफ़ सीलिंग वर, अगर सीलिंग फ्लैट होती तो साउंड जो है वो एक ही डायरेक्शन में टकरा के चली जाती और फिर इको क्रिएट होती, बार बार गूंज होती और फिर सुनाई देना मुश्किल हो जाता। लास्ट क्वेश्चन है, पर्पस अ रीज़न फॉर प्रोड्यूसिंग मोर साउंड बाय एन एम्प्टी कंटेनर एज़ कम्पेयर टू फिल्ड वन। आपने भी नोट किया होगा कि अगर कोई एक स्टील का बॉक्स है और वो एम्प्टी है बिल्कुल, और उसको आप बजाओ तो उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू जब आप एक भरे हुए उसको बजाओ। अब ये ढोल होते हैं अंदर से खाली होते हैं, तभी तो आवाज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होती है उनसे। एम्प्टी कंटेनर है तो वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, और ऊंची आवाज़ भी, क्योंकि ज़्यादा जगह है उसके पास कि एयर पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेट कर सके, क्योंकि अंदर कोई चीज़ है ही नहीं जिससे वो टकराए और वो अपनी आवाज़ को कम कर दे, एनर्जी लूज़ कर दे। कोई जगह है ही नहीं, चीज़ है ही नहीं जिससे वो टकराए। तो आवाज़ बनती किससे, जब एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। जब कोई अंदर चीज़ नहीं होगी तो उनको कोई और किसी चीज़ से टकराएंगे नहीं, लेकिन जो अगर भरा हुआ है तो उससे टकराते ही रहेंगे और अपनी एनर्जी को क्या है कम करते जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।